हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत का तीसरा पार्ट देखते हैं, जो कि आज का टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनानी रोमन लेखक। आपको क्वेश्चन पूछा कि टेसियस टेसियस कौन था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? तो टेसियस एक राजवैद्य था। वह कहाँ से आया था? वह ईरान था। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो है ना यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है, किस देश का कौन सा लेखक है? तो आपको पहला याद रखना है कि टेसियस कहाँ का था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। अगला क्वेश्चन आते हैं हेरोडोटस। आपको पूछा कि इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक थी? तो हिस्टोरिटिका। हिस्टोरिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हेरोडोटस है, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या किया गया था? इस पुस्तक को लिखा गया था। इसमें जो है भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया। भारत और फारस का क्या है? फारस जो कि वर्तमान में ईरान देश को फारस कहते हैं। तो भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण जो है ना अभी अफवाहों में आधारित है। ठीक है, फिर से समझिए। हेरोडोटस से क्वेश्चन पूछेगा तो इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक थी? तो हिस्टोरिका पुस्तक थी। यह हिस्टोरिका कब लिखा गया? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। तो हिस्टोरिका किस चीज से संबंधित है? भारत और फारस के बीच में संबंध स्थापित है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको सिकंदर, देखिए क्वेश्चन पूछा कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में कौन तीन गो थे? देखिए सिकंदर जो भारत जब आ रहे थे, तो भारत जब आए थे उनके साथ तीन गो थे भारत आने वाले लेखक, निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। आपको याद रखना है कि सिकंदर के साथ कितने लेखक आए थे? तो तीन लेखक आए थे। कौन कौन? निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। फिर से समझिए, निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, तो सिकंदर के साथ क्या वो लेखक आए थे? तीन गो। फिर उसके बाद आता है मेगास्थनीज। आपको क्वेश्चन पूछा कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, मेगास्थनीज आपको पूछेगा कि किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक थी? इंडिका पुस्तक है। ये किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, इसमें जो है इंडिका पुस्तक बोलेगा कि इंडिका पुस्तक में क्या है? तो इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में, कहने का मतलब कि इंडिका पुस्तक बोलेगा किस चीज से संबंधित है? तो मौर्य युगीन का सामाजिक और संस्कृति के बारे में लिखित है। किसमें? इंडिका में। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, इंडिका बोलेगा किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। फिर से समझिए, तो मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने कौन से पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक में किस चीज का वर्णन है? तो मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में वर्णित है। मेगास्थनीज के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डाइमेकस। आपको याद रखना है कि डाइमेकस कौन था? तो डाइमेकस जो है कि सीरिया के नरेश अंत्योकस का दूत था। देखिए नरेश मतलब होता है राजा, सीरिया देश का। ठीक है, तो अंत्योकस का क्या था? राजदूत था। फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन पूछा कि डाइमेकस किसका राजदूत था? तो अंत्योकस का राजदूत था। सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस बोलेगा किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, मेगास्थनीज बाद डाइमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम हो गया बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक। ठीक है, अशोक का बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। तो अभी हम लोग किसमें है? डाइमेकस। देखिए डाइमेकस जो है कि किसका राजदूत था? तो डाइमेकस सीरिया के नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बस डाइमेकस से दो ही क्वेश्चन याद रखना। अब देखिए उस डाइमेकस के बाद आता है डायनोसियस। ठीक है, क्या आता है? डायनोसियस। बोलेगा कि डायनोसियस जो है कि किसका राजदूत था? तो यह जो है कि मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो फिर से समझिए, डायनेसियस जो किसका राजदूत था? तो फिलाडेल्फस का राजदूत था। यह किस देश का था? तो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फ का क्या था? राजदूत था। पूरा नाम हो गया टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था। कौन? डायनेसियस। ये किसके दरबार में आया था? तो ये अशोक के दरबार में आया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीज। ठीक, फिर उसका बेटा बिंदुसार के दरबार में आपका आया कौन? डाइमेकस। और फिर डायनेसियस किसके दरबार में आया?
डायनेसियस जो है ये अशोक के दरबार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनेसियस का मतलब टॉलमी। टॉलमी से क्वेश्चन याद रखिएगा, टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। आपको क्वेश्चन पूछा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। कब लिखा? तो दूसरी शताब्दी में लिखा। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लिनी, देखिए प्लिनी से याद रखेंगे, प्लिनी जो है, प्लिनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी नेचुरल हिस्ट्री। आपको क्वेश्चन पूछा कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लिनी ने लिखी। ठीक है, इसमें जो है नेचुरल हिस्ट्री में क्या है? तो नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में जानकारी है। फिर से देखिए, प्लिनी से याद रखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्लिनी लेखक जो थे वो प्रथम किस शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी? तो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी किसने? प्लिनी ने। और नेचुरल हिस्ट्री में क्या है? तो पेड़ पौधे के बारे में जानकारी है। देखिए अभी हम लोग यूनानी रोमन लेखक देखे। ठीक है, इनके बाद देखेंगे चीनी लेखक। यूनानी रोमन लेखक जो एक बार हम लोग पढ़े, एक बार फिर से रिविजन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए आपको पहला देखना टेसियस। टेसियस जो है कि यूनानी रोमन लेखक था। आपको टेसियस से क्वेश्चन पूछेगा कि टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस के बाद आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिका पुस्तक थी। हेरोडोटस कब भारत में आया? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आया। ठीक है, और बोलेगा हिस्टोरिका पुस्तक में किस चीज का विवरण है? तो भारत फारस का युद्ध के बारे में संबंध है। ठीक, आगे बढ़ते सिकंदर के साथ आने वाले 3 गो जो है लेखक के नाम बोलिए। तो निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। फिर से सुनिए, निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों सिकंदर के साथ लेखक आए थे। ठीक है, उसके बाद आता है मेगास्थनीज। आपको याद रखना है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक में किस चीज का वर्णन है? तो मौर्य युगीन के समाज और संस्कृति का वर्णन है। फिर से समझिए, मेगास्थनीज पहले पूछा कि किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका था राजदूत? सेल्यूकस निकेटर का। वे किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक में कौन सी पुस्तक थी? उसका इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक थी? मेगास्थनीज। इसमें किस चीज का है? तो मौर्य समाज का सामाजिक और संस्कृति के बारे में। तो ये आपका हो गया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद आता है डायमेकस। देखिए डायमेकस बोलेगा किसका राजदूत था? तो डायमेकस सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस से 2 क्वेश्चन, यह एंटियोकस का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। और डायमेकस के बाद आता है डायनेसियस। कौन आता है? डायनेसियस। आपको क्वेश्चन पूछेगा डायनेसियस जो है कि किसका राजदूत था? तो यह जो है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, डायनेसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? ये अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए टॉलमी। टॉलमी से क्वेश्चन पूछा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो टॉलमी ने लिखा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। फिर उसके बाद आता है प्लिनी। प्लिनी से क्वेश्चन याद रखना कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लिनी ने लिखी। अब इसके बाद देखिए हम लोग यूनानी रोमन लेखक देख लिए, अब हम लोग चीनी लेखक के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए चीनी लेखक में पहला फाइयन। आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइयन जो है कहाँ का लेखक? तो चीनी यात्री था। फाइयन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाइयन जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक, उसके बाद संयुगन। आपको संयुगन से पूछा कि संयुगन कब आया था? संयुगन 518 ईसा पूर्व भारत आया था। सॉरी संयुगन कब भारत आया? 518 ईस्वी में आया था। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। संयुगन भारत कब आया था? संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, यह जो है कि बौद्ध धर्म की ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए आया था। ठीक है, फिर से सुनिए, संयुगन भारत कब आया था? संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। किस लिए आया था? बौद्ध धर्म के ज्ञान लेने के लिए। संयुगन के बाद आता है हुएनसांग। आपको क्वेश्चन याद रखना, हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में। ठीक है, चीन से आया था। चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया कब? 629 ईस्वी में। लगभग 1 वर्ष की यात्रा की। चीन से भारत आने में उनको 1 वर्ष लगा। 629 में चला था तो 630 ईस्वी में यहाँ पहुंचा। अब 15 साल यहाँ जो है बौद्ध भगवान की पढ़ाई की। ठीक है, देखिए भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में वह चीन लौट गया। ठीक है, वह जो है बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यानी कहने का मतलब कि नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वहाँ बौद्ध धर्म का पढ़ाई होता था, बौद्ध धर्म का संपूर्ण ज्ञान एकत्रित करके वो क्या हो गया? चले गया। ठीक है,
कहता है इसका जो भ्रमण था, जो बौद्ध भगवान जो है कि वहाँ से जो आए, अब पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति करके जब जाने लगे, इन सब का आना जाना, इन सब को एक पुस्तक लिखा गया। ठीक है, भ्रमण का जो एक पुस्तक लिखा गया, पुस्तक का नाम था सी यू की। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए हुएनसांग बारे में। हुएनसांग आपको क्वेश्चन पूछेगा, हुएनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसांग कैसा लेखक था, तो हुएनसांग चीनी लेखक था। किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह चीन से कब भारत के लिए प्रस्थान हुआ था, 629 ईस्वी में। यह भारत कब पहुंचा, 630 ईस्वी में। इसने जो है कि कितने वर्ष तक भारत में रहा, तो 15 वर्ष तक रहा। अब कब भारत लौट गया, तो 645 ईस्वी में वापस लौट गया। और वह जो है कि भारत जो आया था तो कौन सा पढ़ाई करने के लिए, तो नालंदा जिला के नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए आया था। ये सारा जो आना जाना, पढ़ाई किया, ठहरना, ये जाने का एक संपूर्ण यात्रा हुआ। ये यात्रा का क्या नाम दे देगा, सी यू की। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सी यू की किस चीज से संबंधित है, हुएनसांग के बारे में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है देखिए, कहता हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। मतलब कि हुएनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, या ज्ञान वाला बुद्ध धर्म वाला पढ़ रहे थे, तो उस समय का वहाँ का जो आचार्य यानी कुलपति जो था वह कौन थे, शिलभद्र। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यानी कहने का मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस चीज़ के फेमस था, तो यह जो है कि बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो हम लोग हुएनसांग के बारे में इतना सारा क्वेश्चन देखे। हुएनसांग के बाद आता है आपका इत्सिंग। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा इत्सिंग जो है कि कौवीं शताब्दी में भारत 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। आपको इत्सिंग से एक क्वेश्चन याद रखना है कि इत्सिंग जो है भारत कब आया, तो 7वीं शताब्दी के अंत में आया। तो इत्सिंग भारत कब आया, 7वीं शताब्दी के अंत में आया। आप देखिए, ये चीनी लेखक हो गया। चीनी लेखक फिर से समझते हैं कौन कौन चीनी लेखक हुआ। पहला फाहियान से याद रखेंगे। फाहियान जो है कि कहाँ का लेखक था, तो चीनी यात्री लेखक था। फाहियान जो है कि किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पहला फाहियान हुआ, यानी हम लोग चीनी लेखक पढ़ रहे हैं, फिर से रिवीजन। चीनी लेखक के बाद आता है संयुगन। संयुगन कब भारत आया, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। संयुगन के बाद आता है, संयुगन से क्वेश्चन और, संयुगन भारत कब आया था, 518 ईस्वी में आया था। किस लिए संयुगन आया था, बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। संयुगन के बाद तीसरा नंबर आता है हुएनसांग। हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन राजा के शासनकाल में आया था। कब आया था, तो 629 ईस्वी में चीन से चला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हुएनसांग भारत कब आया था, 629 ईस्वी में चीन से के लिए प्रस्थान हुआ। आइए कब तक रहा, तो ये 645 में यहाँ से निकल गया। हुएनसांग बोलेगा कितना साल भारत में रहा, तो 15 वर्ष रहा। किस लिए वो आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए आया। ये पूरा आना जाना उनका क्या कहलाया, हुएनसांग का, तो ये सुयुकी कहलाया। ठीक है, सुयुकी बोलेगा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब बोलेगा आपको सुयुकी किनके बारे में संबंधित है, तो हुएनसांग के यात्रा के बारे में वर्णित है। पूछेगा, जब हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, उस समय वहाँ का विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो आचार्य शिलभद्र था। उनके बाद आगे आता इत्सिंग। इत्सिंग का एक क्वेश्चन था। इत्सिंग जो है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग भारत कब आया था, इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अब देखिए, अब हम लोग अरबी लेखक देखेंगे। पहले हम लोग यूनानी रोमन लेखक देखे, फिर चीनी लेखक देखे, आप क्या देखेंगे, अरबी लेखक। देखिए, अरबी लेखक में अलबरौनी। तो अलबरौनी जो है कैसा लेखक था, यह जो है कि अरबी लेखक थे। अलबरौनी आपको पूछेगा, अलबरौनी जो है किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अलबरौनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, जो है अलबरौनी ख्वारिज़्म खीव का रहने वाला था। कहने का मतलब कि आधुनिक उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। आपको क्वेश्चन याद रखना, अलबरौनी कहाँ का था, ख्वारिज़्म या खीव का था। ख्वारिज़्म या खीव, उसका दो नाम, ख्वारिज़्म या खीव का था। कौन, अलबरौनी। अलबरौनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। हाँ, कहाँ से आया था, तो ख्वारिज़्म या खीव से आया था। ख्वारिज़्म या खीव का वर्तमान नाम है, जो अभी का नाम है, वह तुर्कमेनिस्तान है। क्या है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरबी लेखक जो यह था आपका अलबरौनी ने लिखी हुई कुछ कृति थी। वह कृति कौन था, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किसने लिखा, अलबरौनी ने लिखा। आखिर ये बुक का मतलब क्या होता है, भारत की खोज। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की खोज किसने लिखा, अलबरौनी ने लिखा, भारत की खोज। और इसका दूसरा नाम क्या है,
किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नाम है। ठीक है, फिर से आपको समझिए, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसने लिखा? अलबरौनी ने लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भारत की खोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलबरौनी से 3 क्वेश्चन। अलबरौनी कैसा लेखक था? अरबी लेखक था। यह कहाँ से आया था? तो तुर्कमेनिस्तान से आया था। अलबरौनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरौनी के द्वारा लिखी गई कृति कौन सा था? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। अब देखिए, अलबरौनी के बाद हम लोग इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता से हम लोग याद रखेंगे, इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में, ठीक है, रेहला पुस्तक लिखा था। फिर से सुनिए, आपको क्वेश्चन पूछा कि रेहला पुस्तक किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने लिखा। किस भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है, फिर से समझिए, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा, जिसे रेहला कहा गया। ठीक है, आपको देखिए, इब्न बतूता से 2 क्वेश्चन याद रखना। इब्न बतूता जो है रेहला के पुस्तक के रचयिता कौन है? इब्न बतूता किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में लिखा। यह रेहला पुस्तक किस से संबंधित है? उसका जो यात्रा जो है ना इब्न बतूता का, वो सारा यात्रा आया गया रहा, वही जो एक पुस्तक लिख दिया, जिस पुस्तक का नाम रहा रेहला। रेहला किससे संबंधित है? इब्न बतूता से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए, 2 और लेखक है। तारानाथ। तारानाथ पूछेगा कि तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तो आप अन्य लेखक और जो अलग अलग देश से जो आए थे। अब आता है तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ कौन थे? एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखा? तारानाथ ने लिखा। हाँ, इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर आपको पूछेगा किस चीज से संबंधित है? तो कंग्यूर और तंग्यूर जो है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के बारे में वर्णित है। फिर से एक बार समझिए, तारानाथ। तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ के द्वारा कौन सा नामक ग्रंथ लिखा गया था? कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखा गया था। यह किस चीज से संबंधित? तो भारतीय इतिहास के बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन आपको आता है मार्को पोलो। देखिए, मार्को पोलो बोलेगा कि यह कवि भारत है, तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिए कि मार्को पोलो कब आया था? तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। यह कैसे आया था? तो पांड्या देश की यात्रा करते हुए आया था। देखिए, इस प्रकार से आज हम लोगों ने, ठीक है ना, प्राचीन भारत के तीसरा पार्ट का वीडियो देख लिए। लास्ट वीडियो में अहम जो है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, करने का मतलब कि प्राचीन भारत में कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला, उसको अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को क्विज के माध्यम से लुसेंट को एक एक टॉपिक वाइज समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिखाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग को लुसेंट का इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन हो समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।